Hello everyone. So in geography I'm going to start your second chapter, forest and wildlife resource. So in previous class you can remember this chapter is you already learned, forest and wildlife. So forest is a landmass on which we find the different kinds of plants and trees which are grown naturally. कि फॉरेस्ट एक ऐसा लैंडमार्क होता है जहाँ पर पेड़ पौधे नेचुरली वहाँ पर ग्रोन अप पाए जाते हैं. वाइल्ड लाइफ, these are the species of animals and different kinds of living things which are depend on the forest. So we have already categorized the forest into different kinds of like as evergreen forest, deciduous forest, thorny forest or tidal forest, mangrove. So different kinds of forest we already know, and different types of forest support the different kinds of wildlife resources. So in this class and especially in this chapter we will discuss about the forest and wildlife resources in a different basis. So firstly we will discuss about its some important word, that is the biodiversity. Let me discuss after that flora fauna in India, and we also try to understand the different kinds of species of flora and fauna available in India, and negative factors for fearful depletion of flora and fauna. So these are today's topics. So let me start. बायोडाइवर्सिटी. सो बायोडाइवर्सिटी को हम भले एक कॉमन वेस में समझते हैं, फिर हम इसको एक टेक्निकल वर्ड डिफिनीशन के रूप में हम समझने की कोशिश करेंगे. सो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है किसी एक क्षेत्र में या किसी एक कंट्री में, किसी एक स्टेट में या एक किसी पर्टिकुलर प्लेस पर पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ सिस्टम्स हैं या वहाँ पर प्लांट सिस्टम है, तो ये जितना ज़्यादा वहाँ पर पाए जाते हैं उसी को कहा गया है बायोडाइवर्सिटी. तो इंडिया एक बेस्ट एग्जाम्पल है बायोडाइवर्सिटी के मामले में कि इंडिया में बहुत अधिकांश तरीके के पेड़ पौधे और जीव जंतु देखने को मिलते हैं. So biodiversity, so let me discuss about it. It is immensely rich in wildlife and cultivated species, diverse in form and function, but closely integrated in a system through multiple network of interdependency. It is immensely rich in wildlife and cultivated species. बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि वाइल्ड लाइफ में और कल्टिवेटेड स्पीसीज, प्लांट्स, ट्रीज, इनमें काफ़ी ज़्यादा रिचनेस होना. डाइवर्स इन फॉर्म, उनके प्रकाश में, उनके फॉर्म्स में भी विभिन्नताएं होना, उनके कार्यों में भी विभिन्नताएं होना. बट इन सभी में विभिन्नताएं तो होनी चाहिए, बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसी. लेकिन वे एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होनी चाहिए. इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है एक दूसरे पर आश्रित होना, एक दूसरे पे डिपेंड होना. और इसी इंटरडिपेंडेंसी नेटवर्क की वजह से वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटेड होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई पाई जाती हूँ. तो ऐसी सिचुएशन हमारी बायोडाइवर्सिटी कहलाती है. नेक्स्ट विल डिस्कस फ्लोरा फौना इन इंडिया. तो हम सब जानते हैं कि फ्लोरा का मतलब होता है हमारा प्लांट स्पीसीज, कि हमारा जो प्लांट किंगडम है उसे हम फ्लोरा कहते हैं. फौना, एनिमल किंगडम को हम फौना के नाम से जानते हैं. सो हमारे इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की फ्लोरा फौना के टाइप्स, उनकी कैटेगरीज, उनकी स्पीसीज देखने को मिलती हैं. So we have already discussed in previous chapters what are the bases of distribution or the categorization of the forest: evergreen, deciduous,
thorny, mountainous, so different kinds of forest. But here we will discuss about the categories of plants and animal species. It means अब हम जो इसमें यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लोरा फौना के बारे में, हम जो डिस्कशन करेंगे, जो कैटेगराइजेशन करेंगे, उसमें प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज दोनों ही शामिल होंगी. यानी हम इसमें एक पार्टिकुलर चीज़ की हम कैटेगरी नहीं करेंगे कि हमने सिर्फ इसमें एक किंगडम को रख दिया, हमने प्लांट किंगडम को रखे या फिर हम सिर्फ एनिमल को रखें. इसमें दोनों चीज़ें ही शामिल होंगी. सो IUCN एक हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्लोरा फौना या प्लांट और एनिमल स्पीसीज़ के बारे में हमेशा ही सर्च करती रहती है और वह हमेशा ही उनके बारे में पूरी डिटेल्स लेती रहती हैं कि किसी क्षेत्र में क्या कौन कौन सी स्पीसीज़ हैं, कौन उनकी संख्या कितनी है, वह किस तरह से बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं. तो इन सारी चीज़ों पे ये पूरी निगरानी रखती है. तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स. तो ये IUCN के अकॉर्डिंग जो हमारी फ्लोरा फौना है उनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. तो ये 6 कैटेगरीज हैं: नॉर्मल स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज and extinct species. So these are the 6 categories of the flora fauna species. So it is the basic categorization by the IUCN. So let me discuss what are the meaning of these terms. Which type of species is known as the normal, which are known as the endangered, vulnerable species, what are they? So let me discuss one by one today. First we will discuss about the normal species. The species whose population levels are considered to be normal for their survival are called normal species. कि वो फ्लोरा फौना जिनका पॉपुलेशन बहुत ही नॉर्मल है, उनके लिए जो कंडीशंस हैं, जो हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, जो हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, वो उनके लिए पर्याप्त हों और वह उसमें अपने आप को बहुत ही ईजिली सर्वाइव कर लेती हूँ. सो ऐसी स्पीसीज़ को नाम दिया गया है नॉर्मल स्पीसीज़. तो इसमें हमारी कैटल्स हैं, साल, पाइन, नीम. तो ये ऐसी स्पीसीज़ हैं जो हमारे लिए एक नॉर्मल स्पीसीज़ हैं और ये बिना किसी प्रॉब्लम्स के अपने आप को ग्रो करा लेती हैं, ये अपने आप को सर्वाइव कर लेती हैं इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में भी. सो दीज आर द नॉर्मल स्पीसीज. सेकेंड इज द इंडेंजर्ड स्पीसीज. The species who are in danger of extinction are called endangered species. ऐसी स्पीसीज चाहे वो फ्लोरा की हो या फौना की हो, अगर उनके एक्सटिंक्शन का मतलब है कि उनके अस्तित्व पे कि वो अब रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जब ये एक कंडीशन आ जाती है, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि ऐसा लगता है कि कुछ सालों बाद वो इस अर्थ से या किसी एक पार्टिकुलर प्लेस से वो गायब हो जाएंगे, तो ऐसी स्पीसीज़ को इंडेंजर्ड स्पीसीज़ कहा गया है. तो मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि ऐसी स्पीसीज़ जिनके अस्तित्व पे खतरा हो, जिन ऐसा लग रहा है कि उनकी संख्या जिस तरह से ख़त्म हो रही है वो कुछ समय बाद इस पूरी अर्थ से एक पार्टिकुलर क्षेत्र से गायब हो सकती हूँ, तो उन्हें हम इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का नाम देते हैं. तो इसमें बेस्ट एग्जांपल है क्रोकोडाइल है, इंडियन वाइल्ड एस. भारत का जो वाइल्ड एस है वो भी एक इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है और ये कभी भी इस अर्थ से या किसी जिस क्षेत्र में पाए जा रही है उस क्षेत्र से गायब हो सकती हैं. सो दैट आर नोन एज द इंडेंजर्ड स्पीसीज. नेक्स्ट इज द वल्नरेबल स्पीसीज. द स्पीसीज हुज पॉपुलेशन हैड डिक्लाइंड टू लेवल्स that it is likely to move into the endangered category in the near future if it is continue to decline in the same manner are called vulnerable species. vulnerable species ऐसी स्पीसीज़ को कहा गया है जिनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है. यानी जो नॉर्मल से अब क्या हो रही, धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जा रही है और जिस रेशियो से वो कम हो रही है
हो सकता है कि वह कुछ सालों बाद वो इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में जा सकती हैं। तो आप कह सकते कि ये इंडेंजर्ड स्पीसीज के जस्ट एक बेल्ट पे हैं जिनको क्रॉस करने के बाद ये इंडेंजर्ड में जा सकती हैं। इट मीन्स, कहने का मतलब ये कि ऐसी स्पीसीज जो हमारे पास तो अवेलेबल है, अच्छी संख्या है, लेकिन वो धीरे धीरे डिक्लीन हो रही है, धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। और अगर वह इसी तरह से ख़त्म होती रही तो उन्हें कुछ सालों बाद हो सकता है कि इंडेंजर्ड स्पीसीज में डाला जा सकता है, जिनके अस्तित्व पे खतरा हो सकता है। तो ऐसी स्पीसीज को वनरेबल स्पीसीज कहा गया है। तो इसमें ब्लू शिप है, एशियाटिक एलिफेंट्स है, गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैं। ये कुछ बेहतर एग्जांपल्स हैं जो वनरेबल स्पीसीज हैं। नेक्स्ट हमारा है रेयर स्पीसीज। स्पीसीज विद a small population may move into the endangered or vulnerable category if the negative factors affecting them continue to operate or called as rare species. रेयर स्पीसीज का मतलब होता है ऐसी स्पीसीज जिनकी संख्या काफ़ी कम होती हो। अब जैसे इंडेंजर्ड में क्या हुआ कि वो डिक्लीन होती होती वहाँ तक पहुँच गई हैं। वनरेबल स्पीसीज भी क्या है, संख्या पर्याप्त तो है लेकिन वो धीरे धीरे डिक्लीन होती वो इंडेंजर्ड की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन रेयर स्पीसीज का मतलब होता है कि ऐसी स्पीसीज जिनकी संख्या पहले से ही काफ़ी कम है और वह धीरे धीरे निगेटिव फैक्टर्स के प्रभाव में आ रही हैं और वो वनरेबल कैटेगरीज या इंडेंजर्ड कैटेगरीज की तरफ मूव कर रही हैं। तो ऐसी स्पीसीज को कहा गया है रेयर स्पीसीज, जैसे हिमालयन ब्राउन बियर, डेजर्ट फॉक्स। ये आपके रेयर स्पीसीज के बेस्ट एग्जांपल्स हैं और इन पे खतरा है कि कभी भी आने वाली टाइमिंग में, फ्यूचर्स में ये इंडेंजर्ड या वनरेबल स्पीसीज में जा सकती हैं। नेक्स्ट is your endemic species. These are species which are only found in some particular areas, usually isolated by natural or geographical barriers. रेयर स्पीसीज ने कहा था कि इनकी संख्या पहले से ही कम है। देखिए, इंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं? ये ऐसी स्पीसीज होती हैं जो किसी खास क्षेत्र में या एक पार्टिकुलर एरिया में ही देखने को मिलती हैं। तो इसमें क्या होता है कि नेचुरल या जोग्राफिकल जो कंडीशंस होती हैं वो उन्हीं क्षेत्रों में ही वो पाई जा सकती हैं। थोड़ा सा भी कंडीशन डिफ़र हुई तो वह वहाँ पे नहीं पाई जा सकती हैं। सो बेस्ट एग्जांपल निकोबार पिजन, कि हमारा जो अंडमान निकोबार का जो निकोबार आइलैंड्स हैं वहाँ पे जो पिजन पाया जाता है वह वहीं के क्षेत्र में बढ़ सकता है, वह अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। अदर क्षेत्रों में वह अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्पीसीज़ को इंडेमिक स्पीसीज़ कहा गया है। अंडमान वाइल्ड पिग, अंडमान के क्षेत्र में जो वाइल्ड पिग है वह भी हमारे लिए एक इंडेमिक स्पीसीज़ का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज द एक्सटिंक्ट स्पीसीज़। दीज स्पीसीज़ may be extinct from a local area, region, country or continent or the entire earth. You can see that extinct species are those species which are totally disappear from the entire earth or from a country, from a continent or a region or area. एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऐसी स्पीसीज कही जाएंगी जो या तो हमारी अर्थ से ही पूरी तरह से गायब हो गई हो। बेस्ट एग्जांपल इसका डायनासोर, जो अब हमको दिखाई भी नहीं देता है, मालूम ही नहीं चलता वो था भी कि नहीं था। कॉन्टिनेंट से गायब हो जा रही हैं, जैसे एशियाटिक चीता है जो एशिया में पहले मिलता था लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं मिलता है। कंट्री से गायब होना, रीजन से भी किसी एक पार्टिकुलर क्षेत्र से गायब हो गई हूँ, एरिया से, किसी
छोटे से एरिया में पाई जाती थी और वो वहीं की स्पेशल होती थी, लेकिन वह अब पूरी तरह से ख़त्म हो गई हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे स्पीसीज़ को एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ कहा गया है। जैसे एशियाटिक चीता है, पिंक हेड डक जो हमारे इंडिया की काफ़ी फेमस रही है, ये भी हमारे अब अर्थ से पूरी तरह से गायब हो चुकी है। हम कह सकते हैं कि हमारे कंट्री से डिसअपियर हो चुकी हैं। सो दीज आर द बेसिक कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। So next topic we will discuss negative factors for fearful depletion of the flora and fauna. ये डिप्लेशन क्यों मिल रहा है, ये फ्लोरा फौना हमारे क्यों खत्म होते जा रहे हैं? तो लेट वी डिस्कस अबाउट। फर्स्ट इज एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, कि हम जो नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करें वो बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं, उसका हम यूज़ ना करके हम क्या कर रहे हैं, उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि वो नेचुरल रिसोर्स जब वो यूज़ हो रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हैं। और उस नेचुरल इन्वायरमेंट में जब कोई स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पाती हैं तो वह धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती चली जाती है। Next is the expansion of the railways, agriculture, commercial and scientific, forestry and mining activities. ये सारी चीज़ें भी रिस्पॉन्सिबल हैं फ्लोरा फौना के डिप्लेशन में। रेलवे, एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज। सो रेलवेज यू ऑलरेडी नो, रेलवे ट्रैक बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमको लैंड एरिया चाहिए। सो उसके लिए हमने क्या किया, फॉरेस्ट को हमने क्या किया, उसको पूरा कट करते चले गए। एग्रीकल्चर को हमको बढ़ाना था तो उसके लिए भी हमने जंगलों को काट दिया, फॉरेस्ट को हमने पूरा कट कर दिया। कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि हम उन्हीं पेड़ पौधों को ज़्यादा ध्यान देते हैं, उन्हीं स्पीसीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। स्पेशली फॉरेस्ट्री की बात आती है तो कह सकते हैं कि हम फ्लोरा की बात हो रही है, तो हम उन्हीं फ्लोरा स्पीसीज पे बात करते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, जो साइंटिफिक हो, जिन पे हम साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हों, जिनसे हमको कॉमर्शियली बेनिफिट्स मिल सकें। तो इन पे हम जब काम करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज द कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। माइनिंग एक्टिविटीज़, तो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं फ्लोरा फौना के डिप्लेशन में। अनइक्वल एक्सेस, inequitable consumption of resources and differential sharing of responsibilities for environmental well-being. अनइक्वल एक्सेस, पहली चीज़ इसमें क्या है, अनइक्वल एक्सेस, हर कोई उसका सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है। अनइक्विटेबल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, जो अनइक्विटेबल कंजम्पशन रिसोर्स का मतलब होता है कि हमारा जो रिसोर्स है उसका कंजम्पशन, उसका जो यूज़ है वह किसी एक ही लोगों के पे केंद्रित हो गया हो और वो वहीं पर उसको बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ कर रहा हो, बाकी अदर्स लोग उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हों, तो ये भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्वायरमेंटल वेलबींग, और एक और भी बहुत रिस्पॉन्सिबल चीज़ है जिसको हमको जानना जरूरी है और मैक्सिमम इस पर हम लोग कोई ध्यान नहीं देता है। डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब तक हम इन्वायरमेंट के वेलफेयर के बारे में हम जब तक रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, उस बारे में समझने की कोशिश नहीं करेंगे, उसकी जिम्मेदारियों के प्रति हम जागरूक नहीं होंगे, तब तक इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती रहेंगी। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली हुई है तो कुछ क्षेत्रों में क्या है कि हर कोई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो गवर्नमेंट्स हो, चाहे वो प्राइवेट्स लोग हों, चाहे वह एक आम नागरिक ही क्यों ना हो, तो इन सभी को इनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट या कोई एक संस्था इस तरह की डिप्लेशन को नहीं रोक सकती है। जब तक कि गवर्नमेंट्स, अदर संस्थाएं और आम नागरिक, एक सिटीजन जब तक उसके लिए जागरूक नहीं होगा तब तक ये डिप्लेशंस होती रहेंगे।
So these are the negative factors for fearful depletion of flora and fauna. So next topic we will discuss next topic.